हेलो स्टूडेंट, हम आज जीव विज्ञान का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, उत्परिवर्तन। ये वीडियो नंबर 17 है। सबसे पहले उत्परिवर्तन क्या होता है? तो जीवों में जब कभी अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं यानी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं तो वो परिवर्तन स्थायी हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? उत्परिवर्तन। वापस से रिपीट कर रही हूँ, जीवों में होने वाले अकस्मात परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं और ये परिवर्तन स्थायी और वंशागत होते हैं। मीन्स एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उत्परिवर्तन की खोज किसने की? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने 1901 में उत्परिवर्तन की खोज की। और किस पर करी? इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज प्लांट, जिसे आइनोथोरा लामार्कियाना भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका, पर इन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की। उत्परिवर्तन जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जीन उत्परिवर्तन, तो नंबर 2 गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्र जो है उस पर ही जीन जो होते हैं रेखित क्रम में उपस्थित होते हैं। तो या तो जीन में होने वाला परिवर्तन या जो गुणसूत्र है उसमें होने वाला परिवर्तन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए, उसकी संख्या में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, तो वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जीन उत्परिवर्तन। क्या होता है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के समय युग्मक निर्माण होता है। युग्मक निर्माण के लिए डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए की प्रतिकृति पढ़ चुके हैं आप 11th में। डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए बनाता है ताकि वो संतति में स्थानांतरित कर सके। और डीएनए के ऊपर जो है वो नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम होता है। डीएनए जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षारकों से बना होता है। 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। जैसे 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन, इस तरह से 4 होते हैं। और आरएनए में एक और अतिरिक्त पाया जाता है। तो इन नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में यदि परिवर्तन आ जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? जीन उत्परिवर्तन। क्योंकि बहुत छोटा परिवर्तन है 4 युग्मों में, इसलिए हम इसे जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। जीनों का जो क्रम होता है 4 युग्मों के अंदर, जीनों की जो विशिष्टता होती है कि प्रत्येक जीन में एक निश्चित क्षारकों का युग्म पाया जाता है, तो एक विशिष्टता होती है। अगर उसमें परिवर्तन आ जाए तो जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। वापस रिपीट करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय जब डीएनए की प्रतिकृति होती है तो उस समय नाइट्रोजनी क्षारकों का जो युग्म है उसमें परिवर्तन हो जाता है। और क्षार युग्मों का जो परिवर्तन होता है, उसके क्रम में जो परिवर्तन होता है वो जीन की विशिष्टता होती है, अतः इसलिए वो जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्रोमोसोम्स पर जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यदि उनमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? बिंदु उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो है उसको मॉर्गन ने भी स्टडी करी थी। मॉर्गन ने इसे ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर देखा था। जैसे उनकी आँखों का रंग, उनके पंखों के प्रकार, ये सब वंशागत परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉर्गन ने किस में किया था यह अध्ययन? ड्रोसोफिला मक्खी में देखा था उन्होंने। और ह्यूगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज पर किया था। ठीक है, उसके बाद जीवाणु जो होते हैं उनके अंदर भी उत्परिवर्तन हो सकता है, जो कि एक सूक्ष्म जीव है। तो सबसे विकसित जंतु मनुष्य, उसके अंदर भी ये परिवर्तन हो सकता है। मीन्स किसी में भी हो सकता है उत्परिवर्तन। ये कोई फिक्स नहीं होता, अचानक से होता है, प्री प्लान्ड नहीं होता है। ठीक, अब बहुत से परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो घातक उत्परिवर्तन भी हो सकते हैं। ठीक है, और अप्रभावी होते हुए समयुग्मनजी अवस्था में नहीं होते हैं। हम पढ़ चुके हैं पुराने जो सिंड्रोम्स है या रोग हैं गुणसूत्रीय, जिनमें अप्रभावी होते हुए समयुग्मनज विषमयुग्मनजी अवस्था में तो लंबे समय तक पाए जा सकते हैं, लेकिन समयुग्मनजी अवस्था में आते ही उस जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था हीमोफीलिया के अंदर, है ना। तो ये क्या है कि अप्रभावी सिकल सेल एनीमिया के अंदर अप्रभावी होते हुए समयुग्मनजी अवस्था में उपस्थित नहीं होते और विषमयुग्मनजी अवस्था में लंबे समय तक पाए जा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा उत्परिवर्तन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि बिंदु उत्परिवर्तन जो है उसके कितने प्रकार होते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन, सबसे पहला है संक्रमण।
मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होते हैं वो दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन दो होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। तो संक्रमण उत्परिवर्तन कौन सा होता है? यदि एक प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन में या एक पिरिमिडीन का दूसरे पिरिमिडीन में परिवर्तन हो जाए, यानी प्यूरिन से प्यूरिन और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन ही नाइट्रोजन क्षारकों का परिवर्तन होता है, तो हम उसे संक्रमण उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे एडेनिन का ग्वानिन में या ग्वानिन का एडेनिन में, साइटोसिन का थाइमिन में या थाइमिन का साइटोसिन में। तो इस प्रकार का बिंदु उत्परिवर्तन संक्रमण कहलाता है। नंबर 2 है अनुपथन। अनुपथन के अंदर प्यूरिन का पिरिमिडीन में भी हो सकता है और पिरिमिडीन का प्यूरिन क्षारक में भी परिवर्तन हो सकता है। मीन्स एडेनिन का थाइमिन में भी, थाइमिन का एडेनिन में भी, एडेनिन का साइटोसिन में, साइटोसिन का एडेनिन में भी, थाइमिन का ग्वानिन, यानी कोई भी प्यूरिन पिरिमिडीन से चेंज हो सकता है, पिरिमिडीन प्यूरिन से चेंज हो सकता है। ये कहलाता है अनुपथन। नंबर 3 है फ्रेम शिफ्ट। क्या होता है भाई कि जो डीएनए होते हैं उस पर नाइट्रोजन क्षारकों का एक क्रम होता है, उसके बाद इससे ही डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए में 3 कोड जो होते हैं वो एक अमीनो अम्ल का निर्धारण करते हैं। अब मान लीजिए किसी भी एक नाइट्रोजन क्षारक जो है उसकी कमी हो जाए या वो जुड़ जाए, तो पूरा का पूरा फ्रेम जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इधर देखो CAT, फिर CAT, फिर CAT, फिर CAT। अब इसमें से C मान लीजिए विलोपित हो गया, तो क्या बन गया? देखो CAT, ये वाला तो ये है। अब ये शिफ्ट हो जाएगा पूरा का ATC, फिर ये ATC, फिर ATC। तो पूरा का पूरा फ्रेम में परिवर्तित आ गया, न्यूक्लियोटाइड के संपूर्ण क्रम में परिवर्तन आ गया, पूरा का पूरा फ्रेम बदल गया। बनने वाले प्रोटीन का, क्योंकि अब अलग अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, अलग प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं जिसके में एक नाइट्रोजन क्षारक के कारण पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया, उसमें परिवर्तन आ गया। ऐसा उत्परिवर्तन कहलाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है अपार्यक। नेक्स्ट है अपार्यक। अपार्यक के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड क्षारक के परिवर्तन से जो आनुवंशिक कोड है उसमें परिवर्तन से दूसरा अमीनो अम्ल बनता है और प्रोटीन भी दूसरा बन जाता है, जिससे हम सिकल सेल एनीमिया में देख चुके हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो है उसके अंदर अमीनो अम्ल जो है वो दूसरा बन गया था, है ना। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अपार्यक उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? अपार्यक उत्परिवर्तन। ठीक है। जिसमें ग्लूटामिक के स्थान पर वेलिन अमीनो अम्ल बना था, तो ये अपार्यक प्रकार का उत्परिवर्तन है। वापस रिपीट कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्षारक में परिवर्तन से आनुवंशिक कोड में परिवर्तन आ जाता है, बनने वाले अमीनो अम्ल डिफरेंट हो जाता है, बनने वाला प्रोटीन डिफरेंट हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपार्यक। नेक्स्ट है निरर्थक। कई बार क्या होता है कि उत्परिवर्तन हो जाता है और उत्परिवर्तन होने के बाद पूरा फ्रेम मान लीजिए शिफ्ट हो जाता है यदि, तो कई बार ऐसा कोड बन जाता है जो कि निरर्थक होता है ना, जैसे स्टॉप कोडोन बन जाता है। तो ये प्रक्रिया बीच में ही क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इसे हम क्या कह देते हैं? निरर्थक उत्परिवर्तन। वापस देखिए, यदि आनुवंशिक कोड में इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि आधे रास्ते में ही स्टॉप कोडोन बन जाता है। 3 स्टॉप कोडोन अपन पढ़ चुके हैं, UAA, UAG और UGA। ठीक है। जो mRNA से प्रोटीन बनने के समय पाए जाते 3 कोडोन, जिनके कारण प्रोटीन अमीनो अम्ल का जुड़ना रुक जाता है, ये प्रक्रिया रुक जाती है। तो इसमें भी कोई स्टॉप कोडोन बन जाता है, जिसके कारण ये प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है। लेकिन हुआ किस वजह से है? नाइट्रोजन क्षारक के परिवर्तन के कारण हुआ है। देखिए इधर GAA, 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 यहाँ में G के स्थान पर क्या आ गया? U आ गया। परिवर्तन हो गया, G के स्थान पर क्या आ गया? U। तो देखो GAA, UAA और UAA क्या है? एक स्टॉप कोडोन है। तो ये प्रक्रिया बीच में ही क्या हो गई? रुक गई। तो इसे हम क्या कह देते हैं? निरर्थक उत्परिवर्तन। और नेक्स्ट है और लास्ट जीन उत्परिवर्तन है नीरव, यानी साइलेंट। इसमें न्यूक्लियोटाइड में कोई भी लक्षण प्रारूप परिवर्तन नहीं होता, यानी लक्षण प्रारूप दिखाई नहीं देता,
उत्परिवर्तन तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उत्परिवर्तन तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। इसे हम क्या कहते हैं, नीक या साइलेंट म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। ठीक है, तो ये आज हमने बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।